हेलो एवरीवन, आदाम, सत श्री अकाल। तो क्लास हमने शुरू किया था नया चैप्टर कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? हमने क्या बोला, सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब दोनों ही पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, वो बदले में कुछ ना कुछ, दैट समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। सर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें होगी, या तो कंसिडरेशन होगा या कंसिडरेशन नहीं होगा। अगर कंसेशन है, इट इज कॉल्ड एज क्विड प्रो क्यो। दैट मींस बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। वेरएस क्लास, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेशन नहीं है, देयर इज नडम पैक्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड हैव एन इश्यू। सर, हमने उससे रूल क्या बनाया? इफ देयर इज नो कंसेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सर, ये सेम चीज हमें डेफिनेशन में भी देखे, सेक्शन 2D जो डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। एंड उससे हमने क्या किया सर, हमने देखा व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। राइट क्लास? सो व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन? नंबर 1, कंसिडरेशन हमेशा कौन डिसाइड करेगा? सर, प्रोमिसर। प्रोमिसर मतलब कौन? ऑफरर। सो सर, कंसिडरेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय ऑफरर और प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन ऑफरर या प्रोमिसर डिसाइड करेगा वो किससे आएगा? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर, किसी और पर्सन से भी आ सकता है। यस, देयरफॉर वी कैन से देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। मतलब कंसेशन ऐसे पार्टी से भी आ सकता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। आई होप दिस क्लियर। नंबर 3, कंसेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बट सर, इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर। इज इट क्लियर? ठीक है। नंबर 4 हमने देखा कि सर, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सर, कंसिडरेशन होना चाहिए, एडिक्वेट हुआ तो भी चलेगा, इनएडिक्वेट हुआ तो भी चलेगा, कंसिडरेशन होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सर, कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। मतलब रियल होना चाहिए, मतलब वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड अनसर्टन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इट कैन बी एक्ट और एब्स्टिनेंस। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर लास्ट 2 पॉइंट्स में हम देखा, कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग विच अ पार्टी इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ। जहां पार्टी ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ है वहां कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मतलब ऑलरेडी अगर कंसिडरेशन डिसाइड हो चुका है तो एडिशनल कंसिडरेशन क्लास अलाउ नहीं है। ओके। एंड लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो बेसिकली क्लास, इस चैप्टर में अभी तक अपन ने क्या किया? इस चैप्टर में अभी तक हमने सर, नंबर 1, कंसिडरेशन की बेसिक्स देख लिए, उसकी डेफिनेशन देख ली, एंड उसके साथ हमने क्या किया? उसके साथ में हमने देख लिया रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? चलो क्लास, आगे बढ़ते हैं, नए कंसेप्ट पे मूव करते हैं। और इस नए कंसेप्ट में क्लास बेसिक रूल देखते हैं। देखो क्लास, ये तो बेसिकली हमको पता है कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये सेम चीज को क्लास, ठीक है, एक लैटिन फ्रेज बोलता है। लैटिन फ्रेज क्या है? एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटोर एक्शन। लॉ पढ़ते पढ़ते क्लास आपको पूरी फीलिंग आ जाएगी हैरी पॉटर वाली। जैसे हैरी पॉटर में होता है ना, वेंगार्डियन लेवियोसा, या ऐसे बहुत सारे स्पेल्स होते थे। इज इट क्लियर? ऐसे लैटिन, दैट वाज आल्सो लैटिन, दिस इज आल्सो लैटिन क्लास। ठीक है, तो क्या बोलता है? एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटोर एक्शन। मतलब क्या? मतलब कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड ab initio। एंड ये अलग से मेंशन किया है क्लास, कहां पे? सेक्शन 25। सेक्शन 25। तो सर, रूल ये तो हमको पता है कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटोर एक्शन। तो सर, आज क्या करना है अपने को? आज अपने को क्लास देखना है इस रूल के एक्सेप्शन। सर, एक सेकंड, रूल बोल रहा है कि कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं? उसके एक्सेप्शन देख रहे हैं।
मतलब हम वो सिचुएशन देख रहे हैं जहां इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। देखो क्या बोलता है, इन फॉलोइंग सिचुएशन इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर। चलो क्लास शुरू करते हैं। हम देखते हैं केसेस कहां कहां इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ओके, तो सर एक केस देखते हैं। केस का नाम है पूनू बीबी वर्सेस फयाज बख्श। इज इट क्लियर? इस केस में अगेन दो पार्टी थी, ठीक है, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आप देख सकते हो दो पार्टीज थी, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी। इज इट क्लियर? इनकी नई नई शादी हुई थी। आपको तो पता ही है नई नई शादी के बाद क्या होता है। सो ठीक है, हस्बैंड वाइफ कुछ टाइम तक एक दूसरे में ही खोए होते हैं। हस्बैंड भी वाइफ की सारी बातें मानता है और वाइफ भी हस्बैंड की सारी बातें मानती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सिलसिला यहां पे था। ये उमड़ते हुए प्यार में क्लास एक दिन वाइफ ने हस्बैंड को पूछा कि आपको जो भी सैलरी मिलती है क्या तुम मुझे पूरी पूरी सैलरी लाके दोगे? ठीक है, हस्बैंड ने सोचा वाइफ भी अपनी है, ठीक है, पैसा भी अपना है, कहा जाएगा। तो हस्बैंड ने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, आज से जो भी मैं सैलरी कमाऊंगा तुझे लाके दूंगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो क्लास हुआ क्या, हस्बैंड तो वाइफ के क्लास प्यार में अंधा था। नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी में दोनों हस्बैंड वाइफ को समझता नहीं है पहले कुछ महीने क्या चल रहा है। तो वाइफ ने जब पूछा क्या तुम मेरे लिए या क्या तुम मुझे पूरी सैलरी हर बार लाके दोगे, ठीक है, हस्बैंड ने क्या किया, हाँ बोल दिया। इज इट क्लियर? हस्बैंड प्रॉमिस टू गिव एंटायर सैलरी टू हिज वाइफ। इज इट क्लियर? अब वाइफ भी छोटी मोटी वाइफ नहीं थी, ठीक है, साक्षात राखी सावंत थी। इसने किया क्या क्या क्लास, इसने वाइफ ने एक रिटर्न एग्रीमेंट बना दिया। हस्बैंड सोचा अगेन वाइफ मेरी है, पैसा मेरा है, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, हस्बैंड ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और वाइफ ने क्या किया, ठीक है, एग्रीमेंट को जाकर रजिस्टर कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। सो यहां पे क्या एग्रीमेंट बना, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मुझे जो भी सैलरी मिलेगी मैं पूरी सैलरी तुझे लाके दूंगा। एंड वाइफ ने क्या किया, ये एग्रीमेंट को रिटर्न एंड रजिस्टर कर दिया। अब क्लास अगर आप ये एग्रीमेंट देखोगे, इस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन की बात करो तो हस्बैंड को क्या मिल रहा है, सर कुछ भी नहीं, और वाइफ को क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। तो देखो क्लास दो में से एक पार्टी को कंसिडरेशन नहीं है। माय क्वेश्चन इज ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? द आंसर वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इज इट क्लियर? ये चेक करने के लिए हम नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नंबर 1 देखते हैं। नाम क्या है एक्सेप्शन नंबर 1 का? एग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्या बोलता है क्लास? एग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ये बोलता है अगर फॉलोइंग तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें आपने ये एग्रीमेंट किया है बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो आपने क्या बोला? नंबर 1 लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। चलो चेक करते पुराने एग्रीमेंट में क्या हस्बैंड के और वाइफ के बीच में लव एंड अफेक्शन था। सर नई शादी हुई थी, बहुत ज्यादा था। ओके, नंबर 2 नियर रिलेशन होना चाहिए। नियर याद रखना कैसे, फिजिकल नियरनेस नहीं है, ठीक है, ये रिलीजन, ये आपका, ठीक है, वो रिलेशन का प्रोटोकॉल है, जैसे हस्बैंड वाइफ, बेटा, फादर मदर। इज इट क्लियर? ये सब नियर रिलेशन में या ब्लड रिलेशन में या रिलेटिव्स आते हैं। इज इट क्लियर? सो नंबर 2 नियर रिलेशन होना चाहिए। सर क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में अपने एग्जाम्पल नियर रिलेशनशिप था? सर नई शादी हुई थी, कुछ ज्यादा ही था। ओके, नंबर 3 क्या बोलता है, एग्रीमेंट रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या अपना एग्रीमेंट रिटर्न रजिस्टर्ड था? तो अगर ये तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1 लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, ओके सर। नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ओके सर। नंबर 3 रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आप बोलेंगे सर लेकिन वो तो एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। दैट इज व्हाट आई सेड कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस फुलफिल होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जैसे ये तीनों कंडीशन हो गए। तो ऐसे केस में इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो सर हम क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शन देख रहे हैं टू रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, यानी फॉलोइंग जगहों पे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ऑलराइट क्लास, ठीक है। फर्स्ट देखा लव एंड अफेक्शन, कितनी कंडीशन है सर, 3। नंबर 1 अगर लव एंड अफेक्शन है, नंबर 2 नियर रिलेशनशिप है, नंबर 3 रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है, तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर क्लास? चलो और एक केस देखते हैं। केस का नाम है पूनू बीबी वर्सेस फयाज बख्श। क्या नाम है केस का? पूनू बीबी वर्सेस फयाज बख्श। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केस का नाम ये नहीं है, ठीक है। केस का नाम दूसरा है। केस का नाम है राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ, ठीक है, वहां पे मिस्टेक है। केस का नाम है राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ। इज इट क्लियर? ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ठीक है, एक सुंदर वाइफ थी, आप देख सकते हो बबीता, और एक ठीक ठाक दिखने वाला हस्बैंड था, ठीक है। इन दोनों की शादी हो गई। यू कैन ऑब्वियसली नो कि दिस वाज अ केस ऑफ शेयर मिसमैच। यस सर। तो इन दोनों की शादी तो हो गई क्लास, बट कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच में, इन दोनों की शादी तो हो गई, बट कुछ टाइम के बाद इन दोनों में क्या हुआ क्लास, झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया, झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों अलग रहेंगे। डिवोर्स की बात नहीं हुई थी, उस समय डिवोर्स फैशन में नहीं था, बट दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों अलग रहेंगे। अब ठीक है, डिवोर्स की बात नहीं हुई, ठीक है, दोनों में झगड़ा हुआ, डिवोर्स की बात नहीं हुई, डिवोर्स एग्जैक्टली नहीं हुआ, बट डिसाइड किया कि दोनों अलग रहेंगे। एंड ठीक है, दे एग्री टू लिव अपार्ट। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जो रिटर्न में था, रजिस्टर्ड भी था। आई होप इट इज क्लियर। बट उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया कि हस्बैंड हर महीने कुछ पैसा वाइफ को देगा, क्या करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। आई होप इट इज क्लियर। क्या करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूं, केस का नाम गलत है। केस का नाम है राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ। उस केस में एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, शेयर मिसमैच था, बहुत झगड़ा होने लगा हस्बैंड और वाइफ के बीच में, डिवोर्स नहीं हुआ था उस केस में। एंड हस्बैंड एंड वाइफ ने डिसाइड किया कि दोनों अलग रहेंगे, एंड हस्बैंड वाइफ को हर महीने उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके खर्चे के लिए कुछ पैसा देगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। अब कुछ महीने तो हस्बैंड ने पैसा भेजा, फिर पैसा भेजने से मना कर दिया। ऐसे केस में वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में केस किया। इस केस में हस्बैंड के वकील ने क्या बोला कि जज साहब आप इस एग्रीमेंट को देखिए, इस एग्रीमेंट में मेरे मुवक्किल को, हस्बैंड को क्या मिल रहा है, वाइफ को तो हर महीने सैलरी मिल रही है, ठीक है, बट मेरे मुवक्किल को, हस्बैंड को क्या मिल रहा है, क्लास बताइए हस्बैंड को क्या मिल रहा है। आप बोलेंगे सर हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा, सही है ना, देयर इज नो कंसेशन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम देखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या था, 3 लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर क्या यह एग्रीमेंट रिटर्न रजिस्टर्ड था? यस सर। नियर रिलेशनशिप थी, हस्बैंड एंड वाइफ थे ना, भले झगड़े हो रहे होंगे, रिलेशनशिप तो नियर है, ठीक है, यस सर। सर क्या लव एंड अफेक्शन था? याद रखना क्लास, इस केस में प्रूव हुआ क्योंकि उनके बीच में लव एंड अफेक्शन नहीं था, झगड़े हो रहे थे, तो 3 में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? इसलिए इट वाज हेल्ड कि एक्सेप्शन कवर नहीं होगा। और अगर एक्सेप्शन कवर नहीं होगा तो क्या कवर होगा? सर बेसिक रूल कवर होगा। बेसिक रूल क्या बोलता है?
इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। दो क्लास क्या हुआ? फेल टू पे, वेदर वाइफ कैन स्यू हस्बैंड टू क्लेम मनी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो स्यू कर सकता है। हमने देखा एक्सेप्शन कवर नहीं हो रहा बिकॉज लव एंड अफेक्शन नहीं है, तो आंसर क्या है? नो, बिकॉज लव एंड अफेक्शन इज मिसिंग। ये हुआ क्लास कहां पे? इस केस में राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ। आपके नोट्स में आगे उस चैप्टर के एंड में दिया होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो इससे हमने क्या सीखा सर? फिर से हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सेप्शन देख रहे हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। हमने क्या बोला? फर्स्ट एक्सेप्शन, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशनशिप है और रिटर्न हैंड रजिस्टर्ड है, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? चलो बाकी कुछ एक्सेप्शंस और देखते हैं। सो क्लास कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, उसका नाम है एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। क्लास एक बात समझ लो, इसी पॉइंट के कारण प्रूव हुआ है कि इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड है। मतलब क्या? क्लास अगर आपको वो एग्जांपल याद होगा, जिस एग्जांपल पे ठीक है वो लेडी का पर्स चला गया था और मैंने पर्स लेके वापस आया था, मुझे बताओ मैंने वॉलंटियर सर्विस दी थी, अब लेडी मुझे प्रॉमिस करती है कि वो मुझे 50,000 रुपए देंगी, कॉन्ट्रैक्ट अभी बना, उस कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है जब कॉन्ट्रैक्ट बना, आप देखो मुझे क्या मिलने वाला है सर? 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। और क्लास लेडी को क्या मिलने वाला है? आप बोलेंगे सर लेडी को मिल चुका है। माय पॉइंट इज मिल चुका है, अब जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब लेडी को कुछ मिल रहा है क्या? कंसिडरेशन है क्या? द आंसर इज नो। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। क्यों है? बिकॉज सर लेडी को मिल चुका है, इट वॉज पास कंसिडरेशन। दैट इज वॉट ये पॉइंट बोलता है। ये पॉइंट बोलता है क्लास कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनते समय कंसिडरेशन नहीं मिल रहा बट कंसिडरेशन मिल चुका है तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर। देखो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इफ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस। कौन सी सर्विस? पास्ट वॉलंटरी सर्विस। कोई तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस की थी, उसके चलते अभी कॉन्ट्रैक्ट बना, इस कॉन्ट्रैक्ट में भले ही उसको कुछ नहीं मिल रहा बट उसको मिल चुका है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर? ठीक है। सो सर कितने पॉइंट्स हो गए अपने? 2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा अपन ने? लव एंड अफेक्शन। कितने कंडीशंस देखे? 3। अगर लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशनशिप है, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है, तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। सेकंड केस देखा था राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ, उसमें क्या देखा? तीनों में से लव एंड अफेक्शन नहीं था, तो तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। ऑलराइट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गिफ्ट। सर ये क्या बोल रहा है? आप देखो क्लास, आप जब किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या बदले में पैसा लेते हो? अरे सोचो, जब आप किसी को गिफ्ट देते हो बदले में पैसा लेते हो कि भाई देख गिफ्ट दे रहा हूं तुझे, सपोज मैं तुझे गिफ्ट में घड़ी दे रहा हूं, इज इट क्लियर? घड़ी 5,000 रुपए की है, ठीक है, 5,000 रुपए दे दे मुझे, क्योंकि कंसिडरेशन अगर नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, घड़ी तेरे नाम से ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। लॉ बोलता है गिफ्ट में भले ही एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ दे रहा है, उससे कुछ नहीं मिल रहा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड प्रोवाइडेड, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड ठीक है वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो गिफ्ट के लिए कंडीशन क्या है कि गिफ्ट दो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, भले ही एक पार्टी को कंसेशन नहीं मिल रहा, प्रोवाइडेड वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, सो क्या बोल रहा है? इवन इफ दिस नो कंसिडरेशन, एक पार्टी को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इफ इट इज रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। आई होप इट इज क्लियर। एंड गिफ्ट के केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना रिटर्न रजिस्टर्ड, उसे बोलते हैं गिफ्ट डीड। क्या बोलते हैं? गिफ्ट डीड। और गिफ्ट डीड के ऊपर ही जो हम महंगे गिफ्ट्स देते हैं किसी को, जैसे लैंड दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है, तो हम वो गिफ्ट डीड बनाते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम सस्ते गिफ्ट्स में तो गिफ्ट डीड नहीं बनाते, बट याद रखना गिफ्ट के केस में ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी क्लास जब गिफ्ट डीड बनी है, यानी रिटर्न और रजिस्टर्ड है। कितने पॉइंट हो गए सर? 3। नंबर 1 लव एंड अफेक्शन, नंबर 2
ठीक है, हमने देखा एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विस। पास्ट वॉलंटियर सर्विस में क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट बनते समय भले ही कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है एक पार्टी को, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि उसे कंसिडरेशन मिल चुका है। पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंडिया। ओके, नंबर 3 देखा अपन ने गिफ्ट्स। गिफ्ट्स के केस में इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड प्रोवाइडेड इट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड। ओके क्लास, चलो नेक्स्ट मस्त एग्जांपल लिखते हैं, एग्रीमेंट टू कंपनसेट और पे टाइम बार्ड डेट। क्या बोला, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट। अब सर टाइम बार्ड डेट क्या होता है, ठीक है, चलो इस एग्जांपल के थ्रू वो हम समझते हैं ना। अपने इस एग्जांपल में सर ये कौन है, डरावनी लड़की, ठीक है, इसका नाम है शहनाज हुसैन। क्या है क्लास इसका नाम, शहनाज हुसैन। शी इज अ ब्यूटिशियन एंड उसके बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फेशियल क्रीम्स, ठीक है, फिर आपके मॉइस्चराइजर्स वगैरह बहुत सारे क्रीम्स और प्रोडक्ट्स बनाती है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब शहनाज हुसैन ने क्या किया, अपना क्रीम्स, अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए और उसकी गांव गांव शहर शहर जाके मार्केटिंग करने लगी। और शहनाज हुसैन पहुंच गई अपने बिल्लू बार्बर के गांव में। बिल्लू बार्बर को बोला कि मैंने देखो ये बहुत अच्छी मसाज क्रीम बनाई है, आपके गांव में भी लोग मसाज कराते होंगे तो मेरी क्रीम को यूज करो। बिल्लू बार्बर ने बोला मैडम हमारे यहाँ कोई मसाज वसाज कराता नहीं है, सब पाउडर लगाते हैं और काम चलाते हैं, ठीक है, तो आपकी क्रीम में यहाँ पे यूज होने वाली नहीं है। शहनाज हुसैन ने बोला एक काम करो, एक क्रीम का डब्बा ले लो, ये क्रीम का डब्बा 3,000 रुपए का है, इज इट क्लियर, पैसे मत दो, उसे यूज करो, अगर डब्बा खत्म हो जाए तो मुझे पैसा दे देना, डब्बा नए खत्म नहीं हुआ पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट में बिल्लू बार्बर पैसा तभी देगा जब उसका मसाज का वो क्रीम जो है वो खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब बिल्लू बार्बर के पास आया एक बकरा, इसकी नई नई शादी हो रही थी, काला कलूटा बंदा था। इज इट क्लियर। बिल्लू बार्बर ने बोला तेरी शादी हो रही है, देख तू कैसा दिख रहा है, एक काम कर, मेरे पास एक मस्त शानदार क्रीम है, शहनाज हुसैन की क्रीम है, ठीक है, ये लगा तेरा चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या किया, शादी थी तो लगवा लिया और क्लास सही में उसका चेहरा चमकना शुरू हो गया। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, कई लोगों ने मसाज करवाया एंड उससे कई लोग, वो पूरी क्रीम का जो डब्बा था क्लास वो क्या हो गया, खत्म हो गया। आई होप इट्स क्लियर नाउ। डब्बा खत्म हुआ तो बिल्लू बार्बर वाज लायबल टू पे, बट शहनाज हुसैन ने भी उसे पूछा नहीं, बिल्लू बार्बर ने भी उसे पूछा नहीं, और ये करते 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 3 साल बीत गए। सर यहाँ 3 साल का कोई रिलेवेंस है क्या, यस क्लास। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद देयर इज अ टाइम लिमिट। क्या बोला, टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है कि किसी पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो सामने वाला उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है, बट 3 साल तक। कौन सा एक्ट बोलता है, लिमिटेशंस एक्ट बोलता है। लिमिटेशंस एक्ट बोलता है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्लास, जहां पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। उस इंडिया में आज की तारीख में करीब 8 से 10 लाख कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। इसीलिए लॉ ने एक रूल बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा ना, कोर्ट में केस करो, आपके पास ऑप्शन है, बट कोर्ट में आप केस कर सकते हो 3 साल तक। 3 साल के बाद वो डेट टाइम बार हो जाएगी। मेरे साथ रिपीट करो, वो डेट क्या हो जाएगी, टाइम बार। टाइम बार मतलब लॉ के नजरों में अब ऐसी कोई डेट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब आप कोर्ट में केस करोगे तो जज साहब बोलेंगे कौन सा डेट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कुछ नहीं दिखता, बिकॉज लॉ से अब वो क्या हो गया है, टाइम बार। तो देखो क्लास केस में क्या हुआ था, ठीक है, शहनाज हुसैन के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इसमें से ये देखो, ये है मसाज क्रीम। ओके, ठीक है, उसे दिया, बोला पे वंस प्रोडक्ट इज फिनिश, परफेक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट फिनिश हो गया, परफेक्ट। फिर क्या हुआ, बिल्लू डिड नॉट पे, पे नहीं किया। देखो अगर बिल्लू ने पे नहीं किया तो शहनाज हुसैन उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती थी, बट वो भूल गई एंड क्या हुआ, 3 साल बीत गए और 3 साल होने के बाद वो डेट क्या हो गया, टाइम बार हो गया। कौन सी एक्ट बोलते हैं क्लास, लिमिटेशंस एक्ट। लिमिटेशंस एक्ट आपने पहले ही पढ़ा चुका हूं,
रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए, उसके लिए लिमिटेशंस एक्ट बात करती है। तो लिमिटेशंस एक्ट क्या बोलती है, कोर्ट में आप केस कर सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, बट टाइम लिमिट कितनी है, 3 साल। अगर 3 साल हो गए, आपने कोर्ट में केस नहीं किया, तो अब आपके पास कोर्ट में केस करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ अब क्लास 3 साल हो चुके हैं, अब बिल्लू बार्बर को गिल्ट फील हुआ, उसने बोला नहीं नहीं पैसा पे करना चाहिए। तो बिल्लू बार्बर गया शहनाज हुसैन के पास और बोलता है कि मुझे आपको पे करना है, मुझे 6 महीने का समय दो, मैं आपको पे करूंगा। शहनाज हुसैन ने ओके बोल दिया, उसने ऑफर दिया, शहनाज हुसैन ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लास शहनाज हुसैन को क्या मिलेगा, सर पैसे मिलेंगे। बिल्लू बाबू को क्या मिलेगा, सर अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। फिर आप बोलेंगे सर अभी भले ही कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसे मिल चुका है, पास कंसिडरेशन, एक सेकंड क्लास जो मिल चुका है उसको भी 3 साल हो चुके हैं, वो टाइम बार्ड हो चुका है, अब लॉ के नजरों में कुछ नहीं दिखता। सर बोलना क्या चाह रहे हो, फिर क्या होगा, लॉ बोलता है भले ही टाइम बार्ड डेट में अब कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो चुका है, कोर्ट में केस करने का ऑप्शन नहीं है, बट अगर किसी पार्टी को वो अभी भी पे करना है तो वो पे कर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो कंसेशन क्या है, शहनाज हुसैन को मिल रहा है पैसा, बिल्लू बाबर को कुछ नहीं मिल रहा, बट बिल्लू बाबर ने कंपनसेट किया, प्रॉमिस किया कि वो क्या पे कर रहा है, टाइम बार्ड डेट। सो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इफ इट इज रिटन एंड रजिस्टर्ड रॉन्ग लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, आप याद रखना, रजिस्टर्ड रॉन्ग लिखा हुआ है। लॉ बोलता है टाइम बार्ड डेट को पे करने का प्रॉमिस करो, अगर वो राइटिंग में है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, अगर वो क्या है, राइटिंग में है एंड उसमें साइन है डेटर की, हु इज लायबल टू पे, तो रिटर्न है और साइन है, रजिस्टर्ड नहीं भी हुआ तो चलेगा, वो रजिस्टर्ड रॉन्ग लिखा हुआ वहां पे। इज इट क्लियर? ठीक है, जिसने स्लाइड बनाया उसने गलती कर दी, बट छोड़ो, पॉइंट क्या है आप सुनो, कि अगर आपने रिटर्न में प्रॉमिस किया कि मैं वो टाइम बाद डेट को पे करना चाहता हूं, भले ही अभी मुझे कोई कंसेशन नहीं मिल रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड अगर वो राइटिंग में है एंड साइन है बाय डेटर और हिज एजेंट। सो एजेंट भी चलेगा, यस, बिकॉज एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। वापस से क्लास रिपीट कर रहा हूं, देखो इस केस से वापस से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, आपको डाउट से कंफ्यूजन आ सकता है, वो मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, एक डेट टाइम बार हो गई, अब कोर्ट में केस करने का ऑप्शन नहीं है, फिर भी पार्टी चाहती है वो टाइम बार डेट को पे करना, उसके लिए पार्टी कॉन्टैक्ट कर रही है कि मैं आपको टाइम बाद डेट पे करूंगा। इज इट क्लियर? सपोज 6 महीने के बाद, अब अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें सामने वाली पार्टी को तो पैसा मिल रहा है, इस पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा। फिर आप बोलोगे मिल चुका है, भाई जो मिल चुका है उसको 3 साल हो चुके हैं, वो लॉ के नजरों में अब रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इस पार्टी को कंसेशन नहीं भी है, तो लॉ बोलता है क्योंकि आप उस पार्टी को टाइम बाद डेट पे करने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो इवन इफ कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड प्रोवाइडेड वो राइटिंग में होना चाहिए एंड इट शुड बी साइन बाय डेटर और हिज एजेंट। इज इट क्लियर? चलो सर वैसे रिपीट करते हैं, कितने पॉइंट हो गए, 4। नंबर 1 क्या देख रहा है, लव एंड अफेक्शन। सर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शन टू रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम जितने भी एक्सेप्शन देख रहे हैं उसमें इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। फर्स्ट देखा लव एंड अफेक्शन, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। नंबर 2 देखा अपन ने, क्या, टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, उससे हमने प्रूव किया कि इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है। थर्ड देखा अपन ने गिफ्ट, गिफ्ट के केस में भले ही एक पार्टी को कंसिडरेशन नहीं मिलता, लॉ बोलता है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, कब, प्रोवाइडेड वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है, गिफ्ट में रिटर्न रजिस्टर्ड जरूरी है। नंबर 4 हमने देखा कि टाइम बाद डेट हो चुकी है, 3 साल हो चुके हैं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, तो वैसे तो पार्टी अब कोर्ट में केस नहीं कर सकता, फिर भी दूसरी पार्टी अगर प्रॉमिस करती है कि मैं आपको टाइम बाद डेट पे करूंगा एंड वो राइटिंग में प्रॉमिस है और ठीक है साइन है बाय डेटर और हिज एजेंट, सो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है क्लास,
नेक्स्ट पॉइंट बोलता है चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। आज के लिए वो लास्ट पॉइंट है, छोटा वीडियो है, बिकॉज जहां भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं मैं कभी नहीं चाहता कि बहुत सारा, ठीक है, आप समझो, ठीक है। तो और 3-4 पॉइंट्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, बट अभी हम देखते हैं क्लास चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर। चलो, सो आपको याद होगा क्लास मेरा वाला एग्जांपल, ठीक है, इसमें मैं हूं, ठीक है, बहुत बचपन की फोटो है, ठीक है, जब मैंने टीचिंग शुरू किया था ऑलमोस्ट उस टाइम की फोटो है, करीब 8-9 साल पहले की, ठीक है। चलो, अब आपको याद होगा अपने एग्जांपल में जब हमने वो देखा था टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, हमने डोमेस्टिक एग्रीमेंट देखा था, फिर हमने देखा था रिलीजियस एग्रीमेंट, चैरिटेबल एग्रीमेंट। उस केस में मैंने क्या बोला था कि मैंने पंडित जी को प्रॉमिस किया कि मैं डोनेशन दूंगा, पर क्या पंडित जी मुझे कुछ दे रहे हैं? नहीं सर। कंसिडरेशन है क्या? नहीं है। एक पॉइंट हमने ये भी देखा था, ठीक है। दूसरा देखा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ये दो चीजों के चक्कर में हमने क्या बोला था कि चैरिटी वाला एग्रीमेंट क्या है, वर्ल्ड एब इश्यू है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। आज मैं क्लास आपको उसकी आगे की कहानी बता रहा हूं। तो अगर मैंने प्रॉमिस किया डोनेशन देने का अपने वो पंडित जी को, इज इट क्लियर? यहां तक तो एग्रीमेंट वर्ल्ड एब इश्यू है। दो रीजन है। नंबर वन, ये रिलीजियस या चैरिटेबल एग्रीमेंट है, ठीक है, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। एक पार्टी को देखो पंडित जी को मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो कंसिडरेशन नहीं है। नंबर टू, हमने देखा था कि यहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर? यहां तक की कहानी हमने देखी थी इसके पहले। अब मैं इसकी आगे की बात करता हूं। पंडित जी ने मेरे प्रॉमिस पे क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 30,000 रुपए का वापस से, क्योंकि मैं डोनेशन देने वाला था 50,000 रुपए। मेरे इस प्रॉमिस पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। कितने का? 30,000 रुपए का। सर, यानी आपके प्रॉमिस पे पंडित जी ने अपने ऊपर एक लाइबिलिटी ला दी, कितने की? 30,000 रुपए की। लॉ बोलता है वैसे तो चैरिटी वाले एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते क्लास, बट अगर आपके प्रॉमिस पे किसी ने लाइबिलिटी इंकर कर दिया तो फिर ये हो जाएगा एक्सेप्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। बट सर, यहां पे लाइबिलिटी इंकर कितने की किया? 30,000 रुपए की। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कितने का होगा? 30,000 रुपए का। क्यों? बिकॉज बेसिक क्या है लॉ का कि लाइबिलिटी इंकर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी इंकर 30,000 की हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी कितने के लिए होगा? 30,000 रुपए के लिए। तो क्या बोले सर? कुणाल सर इज लाइबल फॉर 30,000 रुपीज। इज इट क्लियर? सो मैंने आपको उसमें क्या सिखाया? वैसे तो चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन वाले एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते, बट अगर आपके प्रॉमिस पे सामने वाले ने लाइबिलिटी इंकर कर दिया, देन सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वैलिड इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इज इट क्लियर क्लास? देखो, चलो, सो लॉ क्या बोल रहा है? इफ अपॉन प्रॉमिस फॉर चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन अदर पार्टी अंडरटेक्स लाइबिलिटी, then contract is valid till the extent of liability. ओके, मैं आपको जो पुराना केस पढ़ाया था उससे मैं इस केस को आगे लेके जा रहा हूँ। इस केस में मेरे प्रॉमिस पे उसने लाइबिलिटी इंकर कर दी। अगर लाइबिलिटी इंकर नहीं करता तो अपना वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वो हो जाता रिलीजियस या चैरिटेबल एग्रीमेंट। क्योंकि लाइबिलिटी इंकर कर दिया तो अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड। ओके, ठीक है। इससे लास्ट पॉइंट मूव करता हूं। देखो, सब में मैंने अजम्पशन लिया है कि प्रॉमिस टू पे 50,000 रुपीज है। अब लाइबिलिटी कितनी की इंकर कर रहा है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कितने के लिए वैलिड होगा देखते हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया फर्स्ट केस में 50,000 रुपए का, लाइबिलिटी इंकर हुई 50,000 रुपए की। तो देखो, मेरे प्रॉमिस पे लाइबिलिटी इंकर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कितने के लिए होगा? 50,000 रुपए के लिए। बट सेकंड केस में 50,000 का मैंने प्रॉमिस किया था और उसने लाइबिलिटी इंकर कितने की मेरे प्रॉमिस पे? 20,000 रुपीज की। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कितने के लिए होगा? 20,000 रुपीज के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। थर्ड केस में मैंने प्रॉमिस किया बट उसने लाइबिलिटी इंकर नहीं की। आपको मैंने क्या बताया था? बेसिक क्या है कि लाइबिलिटी इंकर होनी चाहिए। अगर लाइबिलिटी इंकर नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आई एम नॉट लाइबल टू पे हिम एनीथिंग। इज इट क्लियर? लास्ट केस में मैंने 50,000 रुपए पे करने का प्रॉमिस किया है, उसने लाइबिलिटी इंकर कर दी 80,000 रुपए की। भाई तू 80,000 की कर की, 8 लाख की कर की, 80 लाख की कर की, 8 करोड़ की कर, मुझे क्या करना है? मैंने प्रॉमिस कितने का किया था? 50,000 रुपए का। इज इट क्लियर? उससे ऊपर देने के लिए मैं लाइबल नहीं हूं। सो आई विल बी लाइबल टू पे हाउ मच? 50,000 रुपीज। इज इट क्लियर? सो सर, आज की कहानी में सब कुछ क्या हुआ?
एक बार वापस से रिपीट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं। ओके, सो सर हमने जनरल रूल देखा था कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। उसे लैटिन में बोलते हैं एक्स nudo pacto non oritur action, दैट इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void ab initio। हम क्या कर रहे हैं क्लास, इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में वी आर डीलिंग विद एक्सेप्शन टू द रूल। एक्सेप्शन मतलब कहां इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। नंबर वन क्या देखा हमने, लव एंड अफेक्शन। हमने क्या बोला, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है। नंबर टू हमने देखा क्या, टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनते समय भले ही एक पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा, बट ही इज कंपनसेटिंग फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, जो उसे मिल चुका है। तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। राइट क्लास? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, गिफ्ट्स। लॉ बोलता है गिफ्ट्स के केस में कंसेशन नहीं भी मिला तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, बट वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, गिफ्ट डेट मिलना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। नंबर 4, टाइम बाद डेट। अगर आपने टाइम बाद डेट को पे करने के लिए प्रॉमिस किया, भले अभी कंसेशन नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड अगर वो राइटिंग में होगा और रजिस्टर होगा। क्या तो रजिस्टर जरूरी नहीं है, बट इट शुड बी साइंड बाय डेटर और हिज एजेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखा, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। इसमें देखा वैसे तो चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते, बट अगर आपके प्रॉमिस पे उसने लाइबिलिटी इंकर कर दी, तो इवन इफ देयर इज नो कंसेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। कितने के लिए? जितने की लाइबिलिटी है। बस अगर लाइबिलिटी ज्यादा की है, जितना प्रॉमिस किया है उतना ही पे करना पड़ेगा। ऑलराइट क्लास, आज का लेक्चर में यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, कल बचे हुए 5 रूल्स और कंप्लीट करेंगे, एंड कल के लेक्चर में क्लास में आपको सिखाऊंगा कुछ नए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप इट इज क्लियर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।